जय हिंद शिक्षक साथियों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं महत्वपूर्ण पर्यावरण एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो आपकी सीटेट परीक्षा है दिसंबर में, यूपी टेट एग्ज़ाम है जनवरी में 29 और 30 जनवरी को, और अन्य राज्यों की भी परीक्षाएं बस होने वाली हैं। तो जो भी शिक्षक साथी या जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, इन महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आइए डायरेक्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखेंगे, और एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दोनों भाषाओं में बताने का प्रयास करूँगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब प्रकाशित की गई थी? तो व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पब्लिश्ड? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1894। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब तैयार हुई थी? तो देखिए, दो इसमें जानबूझ के देखिए 1952 यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जब भी हो कि पहली राष्ट्रीय वन नीति की बात आए तो हमेशा याद रखिएगा 1894 में हुई थी। ठीक है, लेकिन जो स्वतंत्र भारत की पहली जो राष्ट्रीय वन नीति हुई थी, तो फर्स्ट जो नेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हुई थी वो 1952 में हुई थी। तो आपको देखिए दोनों ऑप्शंस दोनों में दिखेंगे, 1894 वाला भी दिखेगा, 1852 वाला भी दिखेगा। बस आपको एक जगह कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस हम देखते हैं फिर हम भूल जाएंगे, और ये कंफ्यूजिंग वाली चीज़ों को ज़रूर आपको नोट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की 1952, और भारत की पहली वन नीति अगर आती है तो 1894 को हुई थी। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में मैनग्रोव या ज्वारीय वन वनस्पति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो वेयर इज द मैनग्रोव, जिसको हम टाइडल फॉरेस्ट वेजिटेशन भी कहते हैं, मेनली फाउंड इन इंडिया एंड। इसमें दोस्तों अगर मैं ऑप्शंस को रिपीट करूंगा तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी समय आपका भी नुकसान होगा। तो देखिए, जो हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, तो आपका पश्चिमी घाट ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, और थार रेगिस्तान से कोई मतलब नहीं है। मैनग्रोव मतलब टाइडल फॉरेस्ट जो होते हैं वो आपके सुंदरबन डेल्टा है, जो वेस्ट बंगाल वाला पानी वाला एरिया, बांग्लादेश का लेते हुए एरिया है यहाँ वाला। ठीक है, तो यहीं पर जो मुहाने पर, समुद्र और ज़मीन के मुहाने पर ये सुंदरबन जो मैनग्रोव प्लांट है सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। और इसकी मैनग्रोव प्लांट्स की ये खासियत है कि मिट्टी के ऊपर इसकी जड़ें जो हैं, जो पानी के ऊपर ये जड़ें जो है ऊपर निकली रहती हैं, इसमें छेद बने रहते हैं सांस लेने के लिए। तो इसकी ये खासियत है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो भी क्वेश्चंस हैं ये सभी कॉन्सेप्ट बेस हैं, और इसी क्वेश्चंस को देखिए बदल के दूसरे तरीके से दे दिया गया है। द वेजिटेशन फाउंड इन डेल्टाइक रीजन एंड टाइडल एरियाज ऑफ सी इज नोन एज। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको फोर्थ का सही आंसर है आपका ज्वारीय वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नागालैंड के पर्वतों के क्रमशः बंजर होने का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द प्रोग्रेसिव बेयरनेस ऑफ द माउंटेन्स इन नागालैंड? तो आपको पता है जितने भी नागालैंड पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है, ये कि वहाँ के जंगलों को, ठीक है, पर्वतों को क्रमशः बंजर होते हुए प्रमुख कारण जो है वो झूम कृषि है। ठीक है, यह खेती का अवैज्ञानिक तरीका है, आपको पता भी है। झूम कृषि में तो लोग बदल बदल के अपना अलग अलग जगह खेती करते हैं कटाई करके, तो झूम कृषि जो है इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 6 है, अपना वन अपना धन योजना किस भारतीय राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? ठीक है, तो 6 का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश द्वारा आरंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है वो वर्ष 1972 में आया था। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य थीम क्या था? तो अब तो लेटेस्ट हम देखेंगे, लेकिन पुराने क्वेश्चंस इसी बेस पर आए हुए हैं, तो उस समय का मैं बता देता हूँ। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। अभी आप लेटेस्ट में बता दूंगा रिलेट करके। ठीक है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र किस नाम से जाना जाता है? बाई व्हाट नेम इज इंडियाज फर्स्ट एंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन नोन? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे दक्षिण गंगोत्री, इंग्लिश में भी ये होगा, दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज थर्ड रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका?
ठीक है, तो 10th का सही आंसर है भारती। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री या भारती किस ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश्ड इन, तो 11th का सही आंसर है 2012 में, 2012 में। ठीक है, भारतीय शोध केंद्र की स्थापना 2012 में हुई थी। क्वेश्चन 12 है, 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना क्या है? व्हाट इज द एक्शन प्लान फॉर ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द 21st सेंचुरी? तो इसका सही आंसर है एजेंडा 21। इस पे भी हम लोग देखिए क्वेश्चंस इस पे बनते हैं और इस टॉपिक को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्योटो प्रोटोकॉल, एजेंडा 21, पेरिस समझौता और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आप कमेंट सेक्शन में बस कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस चारों को ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस 100% मैं कंफर्म हूँ इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा और आता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग। एजेंडा 21 किस सम्मेलन के दौरान सृजित की गई थी? एजेंडा 21 वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था दोस्तों रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो आपका यह कार्य योजना 1992 में ये ब्राज़ील में है, रियो डी जेनेरियो, याद रखिएगा, में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो ये सम्मेलन था यूनाइटेड UNCED। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो इसको भी याद रखिएगा। UNCED कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो ये 1992 में वहाँ आयोजित हुआ था, उसी सम्मेलन में एजेंडा 21 आया था। और एजेंडा 21 किससे संबंधित है? यह आपका कि ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसके विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु ये एक कार्य योजना है एजेंडा 21। तो आपको दोनों चीज़ें आपको ध्यान में हो गई। फिर से देखिए वही क्वेश्चन से रिपीटेड है। क्वेश्चंस देखिए ऐसे बदल के आएंगे, एक ही कॉन्सेप्ट है, उससे जो रिलेटेड चीज़ें बदल बदल के आती हैं। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये है सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीज काम करें। बस इसको ऐसे समझ के रखिएगा कि जैसे कि कोयला हमारे रिजर्व है, ठीक है, या तेल हमारे रिजर्व में, भाई वो तो ख़त्म होने ही होने हैं, लेकिन उसका दोहन या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ऐसा करना है कि जो हमारे आने वाली पुश्तें हैं उनको भी ये मिले, वो भी इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आज हम खा के ख़त्म कर दें। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड सतत विकास, और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं और आएंगे। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक को अलग से। ये देखिए चेरनोबिल जो दुर्घटना हुई थी, ठीक है, वो किससे संबंधित है? तो मेरे ख्याल से ये आंसर सभी लोग आप लोग जानते होंगे। तो 15th का क्या ऑप्शन होगा, आप अपने हिसाब से बताइएगा, और किस देश में ये हुआ था ये बताइएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आएगा, आता है। अब देखिए मेरे ख्याल से ये तो आ ही गया, यहाँ पर मैं आपके लिए दिया था। रूस में चेरनोबिल स्थित, ये रूस में है, ध्यान रखिएगा, स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आखिर कब हुआ था? द न्यूक्लियर एक्सीडेंट एट द चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट इन रसिया अकर्ड इन 26 अप्रैल 1986। ठीक है, 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही है। काफ़ी बड़ी दुर्घटना थी और इससे दुनिया ने सीख ली। विघटित होते रेडियो एक्टिव जो आपके न्यूक्लिएट्स हैं से उत्पन्न होने वाले विकिरण किसका स्रोत है? तो रेडिएशन जनरेटेड फ्रॉम द डिकेइंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लिएट्स इज अ सोर्स ऑफ व्हाट? तो जब भी ये होते हैं तो क्या निकलता है आपको पता है? रेडियो एक्टिव, इससे प्रदूषण होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विकिरण के प्रभाव से जीवों के आनुवांशिक गुणों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज रेडिएशन हैव ऑन द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स? तो इसका सही आंसर है हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये तो नेचुरल सी बात है कि रेडिएशन हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, उससे क्या होगा? जेनेटिक, अभी भी देखिए जापान में और जहाँ पे बम फोड़ा गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, वहाँ पे भी अभी भी देखने चीज़ें मिल रही हैं। फिर है स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे
अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट नॉन टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट? तो यहाँ पर मेटल पॉल्यूटेंट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नॉन मेटल की बात नहीं हो रही है, वो है लेड, ठीक है, वो है आपका लेड पीबी, ठीक है। तो लेड आपका एक मेटल पॉल्यूटेंट है जो कि धुओं से निकल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, यह है स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये पेट्रोल में ऑलरेडी डाला रहता है। व्हाट इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट इन ऑटोमेटिक व्हीकल्स? तो 20 का सही आंसर है इसमें लेड यानी कि शीशे का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो एक उसमें पॉल्यूटेंट के रूप में भी निकल रहा है। लेड के कारण केंद्रीय तंत्र का तंत्र, अब देखिए इसका प्रभाव बहुत तगड़ा है, मस्तिष्क और पाचन तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका उल्टा याद रखिएगा कि लेड प्रदूषण से हमें किसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, तो केंद्रीय जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, उस वजह से ब्रेन पे पड़ा है, ब्रेन से सब चीज़ें, क्योंकि ब्रेन से ही सब चीज़ कंट्रोल होती है, ठीक है, तो ये सभी को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, नुकसान पहुंचा रहा है। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विच डिजीज इज कॉज बाई द एक्सेस कैडमियम इन ड्रिंकिंग वाटर? अब देखिए जितना जमीनी स्तर के पानी, जमीन का पानी है वो मैला गंदा होते जा रहा है और कैडमियम एक बहुत ज़्यादा रोग भी पैदा कर रहा है। और ये देखिए ये जो केस आया है वो जापान में आया था, इटाई इटाई रोग, ठीक है, इटाई इटाई रोग आया था। तो एक्सेस कैडमियम ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज इटाई इटाई डिजीज, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए पारा के लिए, मरकरी के लिए वैसे ही है, पारा मरकरी युक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? ये भी मीना माटा डिजीज है, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड है और ये आएंगे, बार बार रिपीट होके आएंगे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का काम कौन करता है? तो देखिए विच एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। तो आप कैसे जानेंगे कि भाई इससे वातावरण हमारा जो हवा है प्रदूषित हो गई है? वो हमें पता चलता है लाइकेन से, ठीक है। ये कैसे पता चलता है? इसका जो रंग है, रंग जो है, कलर जो है वो बदल जाता है। लाइकेन का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है, वो आप मुझे बताइएगा क्षार और अम्ल के लिए। तो कैसे इसका इस्तेमाल होता है आप मुझे ज़रा सा, अगर आप कमेंट सेक्शन में जानते हो बताइएगा, एसिड एंड बेसिस के लिए, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड, ये आना चाहिए। इसके बाद है लाइकन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैं ये बताने वाला था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर बाई होम इज लाइकन फॉर्म, तो लाइकन जो है का निर्माण शैवाल और कवक के द्वारा होता है, एल्गी और फंगी के द्वारा होता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। तो लाइकन इज मेड फ्रॉम एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। कुकुरमुत्ता आप लोग कहेंगे, फंगस कहेंगे, उसके दोनों के कॉम्बिनेशन से ही लाइकन का निर्माण होता है। प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? देखिए यही बदल के सेम आ गया, विच प्लांट इज ए पोल्यूशन इंडिकेटर। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप जानते होंगे, कमेंट सेक्शन बताइएगा 26 का ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न दोस्तों आएंगे ही आएंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको। और ये देखिए एक अलग टाइम लेगा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बदल के आए हैं कई बार, ठीक है। मैंने क्योंकि तैयारी की है तो मुझे आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस इससे बनते हैं बीओडी से। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का अधिक होना क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जल के संदूषित होने को, ठीक है, यानी कि इंडिकेट्स कॉन्टामिनेटेड वाटर, ठीक है, कि वाटर जो है कॉन्टामिनेट हो गया है, ठीक है, और वो पीने लायक नहीं है, कॉन्टामिनेटेड वाटर को। थोड़ा मैं स्पीड में चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि स्कूल की तैयारी भी करनी है मुझे और निकलना भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, किस धातु से उत्पन्न सामान्य आवाज को क्या कहते हैं? किसी वस्तु से उत्पन्न, सॉरी, व्हाट इज द नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड? तो इसे हम सिंपल कहते हैं ध्वनि। अब देखिए ये जो बाकी ऑप्शंस है ना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं और बनेंगे और आएंगे, ठीक है। तो 28 का सिंपल है, साउंड हम कहते हैं, ठीक है। कई देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल आएंगे। ध्वनि की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड? अब ये भी देखिए साउंड पॉल्यूशन से ना ये रिलेटेड है। जो ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल होती है। तो अभी हो सकता है नीचे हो किस ध्वनि तक हमारे कानों के सुनने के लिए सेफ है, तो हो सकता है नीचे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना पड़े।
ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नॉइज प्रोड्यूस बाय जेट एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। अब देखिए, अब तो कितनी मिसाइल्स पाकिस्तान पे भाई मिसाइलों को दागा गया, तो बहुत ही तेज 5 मैक इतनी इतनी गुना रफ्तार की ब्रह्मोस मिसाइलें होती हैं और बहुत ही तेज जाती हैं, पता ही नहीं चलता और अटैक करके अपना आ जाती हैं। तो जितनी भी होती हैं, द नॉइज प्रोड्यूस बाय जेट एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, उसको हम कहते हैं सोनिक बूम। ठीक है, सोनिक बूम, सोनिक बूम। ठीक है, क्लियर है? तो आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सोनिक बूम को किस इकाई से व्यक्त किया जाता है? इन व्हाट यूनिट इज सोनिक बूम एक्सप्रेस्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बदले हुए क्वेश्चंस आएंगे, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसकी इकाई जो है वो है मैक। ठीक है, MACH। ठीक है, इसको मैक में मापा जाता है। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो अभी हम प्रेजेंट में भी देख लेंगे, जो GS वाले क्वेश्चंस बनेंगे उसमें मैं ये बता दूंगा कि प्रेजेंट में कौन सा है। उस समय 116वें स्थान पे था। तो देखिए, मेन बताने का ये है कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और आएंगे, तो आप भी गूगल करके इससे आप खोज सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत का कौन सा इस वर्ष स्थान है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ऑन व्हाट डज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड्स। तो ये है वायुमंडल की नमी पर, यानी कि द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 34 है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या जीवोम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ? हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है और बायोम है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बायोस्फीयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसका सी सही है, जयमंडल को ही बायोस्फीयर हम कहते हैं। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, NGT जब तक परमिशन नहीं देता है, कोई भी फैक्ट्री वगैरह नहीं खुलती है या कई फैक्ट्रियां शिकायत पर बंद भी हो जाती हैं। तो ये हुआ था 2010 में, इसको जरूर आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी याद रखिएगा, 1986 की परिभाषा के अनुसार पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसमें 36 का ऑप्शन नंबर सी सही है, भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके बीच अंतःक्रिया। तो इसका जो इंग्लिश में होगा फिजिकल एंड biological conditions surrounding an organism and their interaction तो मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन, तो पास हुआ था आपका 1986 में, इसलिए देखिए यहाँ पे भी ये आया 1986। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, पर्यावरण किन घटकों से बनता है? व्हाट कंपोनेंट कंस्टिट्यूट द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसका 38 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवित घटकों, भू प्राकृतिक घटकों और अजैव घटकों। यानी कि बायोटिक, देखिए बायोटिक जो चीज़ें जिंदा हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स इंग्लिश में ऑप्शन से ही रहेंगे। ठीक है, बायोटिक, फिर एबायोटिक जो मृत हैं। ठीक है, और जियोमॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो हमारी अर्थ वगैरह हो गई, जो भी अर्थ पे चीज़ें पाई जाती हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल जो थिंग्स हैं, तीनों चीज़ों को मिलाकर ये हमारा बनता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका, जो हमारा एनवायरनमेंट किससे बनता है? तो इन सब चीज़ों से बनता है। इन फैक्टर्स को याद रखिएगा, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजिंग करें ना, ये सब चीज़ों को अलग अलग या दो ऑप्शंस भी इसमें से दे सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकता, देखिए जो मैं कह रहा था यहाँ पर कि एक धारणीय विकास या कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात है, तो यहाँ पर साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखा जाता है। उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट टेक्स इनटू अकाउंट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। इसे हम धारणीय विकास कहते हैं। तो 39 का सही आंसर है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो मैं बात कर रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये भारत ने भी तय किया है कि कब तक अचीव करना है, तो इसका मैं अलग से एक टॉपिक आपको बताऊंगा।
ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन देखिए इसी तरह से बदल के आएंगे। फिर है वर्ष 2002 में जोहानिसबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी हम लोगों ने देखा, रियो डी जेनेरियो वाला देखा, उसी से रिलेटेड ये है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर मैं बार बार बोल रहा हूँ, सस्टेनेबल सतत विकास प्रक्रिया पे एक प्रश्न आएंगे, सस्टेनेबल एसडीजी भी आ सकता है हिंदी में ही लिखकर, तो इस पे जब भी बात आएगी तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये रिलेटेड है जोहानिसबर्ग से, ठीक है, जो सम्मेलन हुआ था 2002 में। ठीक है, व्हाट वाज द मेन इशू ऑफ द अर्थ समिट हेल्ड इन जोहानिसबर्ग इन 2002। तो दोस्तों देखिए, समय आपका बिल्कुल मेरे चैनल पर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें मैं एग्जैक्ट पढ़ाऊंगा, समय आपका एकदम यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि यहाँ पर जो था आपका कार्बन के उत्सर्जन को कम, सॉरी, ये जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास था। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए, कार्बन को कम करना, ये रिलेटेड है दूसरे ऑप्शन से, ओजोन परत का संरक्षण ये अलग है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आएगा ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग साथ में भी देखेंगे अगर नीचे प्रश्न आते हैं। अब देखिए फिर एसडीजी का आ गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुल कितने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है भारत ने? इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में गूगल करके बताइएगा कि भारत जो है जो एसडीजी सतत विकास लक्ष्य का गोल जो है, लक्ष्य है, वो कब तक प्राप्त करने का उसने टारगेट रखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है नीचे मिले, ये कब तक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आप खुद सर्च करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुल जो है 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है। ठीक है, और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, पता नहीं क्वेश्चन कितनी बार आया है और आएगा। ठीक है, वेरी है इजी, मेरे ख्याल से सबका तैयार होगा, 5 जून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टाइम तो काफ़ी हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन कुछ और पूरे करूँ। देश के प्राकृतिक पूंजी में किसे सम्मिलित किया जाता है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन द नेचुरल कैपिटल ऑफ अ कंट्री? ठीक है, तो 43 का सही आंसर है आपका वन, जल और खनिज को किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स आर इंक्लूडेड इन द नेचुरल कैपिटल ऑफ अ कंट्री। कैपिटल मतलब पैसा, ठीक है, वो क्या राजधानी वाला कैपिटल मत कंफ्यूज कीजिएगा। स्टॉकहोम अंतर, ये देखिए फिर से आगे, ये भी काफ़ी रिलेटेड, ये सब पर्यावरण से रिलेटेड हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इन विच ईयर वाज द स्टॉकहोम इंटरनेशनल समिट हेल्ड? तो 44 का सही आंसर है आपका 1972। ठीक है, स्टॉकहोम किस कंट्री में है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, सौर मंडल विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में है? इन विच साइकिल डज सोलर रेडिएशन प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल? ठीक है, तो क्या नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र या कार्बन चक्र? ठीक है, तो 45 का सही आंसर है, सही है, सूरज की रोशनी से वाटर साइकिल ही होगा, जल चक्र होगा। ठीक है, क्वेश्चन 46 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है नीरी का। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागपुर में है। नागपुर किस स्टेट में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका फुल फॉर्म जरूर दोस्तों याद रखिएगा नीरी का। ठीक है, तो नीरी जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है, द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये काफ़ी बार क्वेश्चन ISPCS में भी आए हुए हैं। ये कहाँ है? नागपुर में है। नीरी किस मंत्रालय, देखिए सब एक टॉपिक आ गया, उसी से कई क्वेश्चंस बनते हैं। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? नीरी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? अब आपको पता चल गया है, नीरी जो है पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो पर्यावरण का जो विभाग है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ठीक है, यहाँ पर जो है पर्यावरण से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, जो मंत्रालय इसको देखता है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय देखता है। ठीक है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा जो नीरी की स्थापना एक तरह से CSIR के अंतर्गत की गई है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। अब देखिए सतत विकास
की चीज़ें आ गई जो बार बार बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 48 में दोस्तों क्या है, सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, जब भी हो उपरोक्त सभी, तो मैक्सिमम चांसेस नहीं आ रहा है तो तुक्का मारना हो तो उपरोक्त सभी पे ही आप लगाइएगा। तो इंग्लिश में हो जाएगा इसका कंजर्वेशन ऑफ, पहला जो ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेकंड इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, थर्ड इज रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, क्वेश्चन 49, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। When and where was the first Earth Summit on Environment and Sustainable Development organized by the United Nations? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये है 1992 रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ठीक है, द फर्स्ट अर्थ समिट ऑन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रियो डी जेनेरियो 1992। और दोस्तों आज समय जैसे बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए आगे के क्वेश्चन ऐसे तैयार हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो कैसा लगेगा ज़रूर मुझे बताइएगा, तो मैं अन्य टॉपिक पे भी वीडियोस आपको बना दूंगा। मैथ वगैरह तो देखिए आप काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं। जिनकी अभी मैथ्स एकदम वीक है, स्टार्टिंग से जिनको सीखना है, तो मेरे नवोदय की प्लेलिस्ट में जो मैथ्स के वीडियोज़ हैं आप उसे देखिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। और जो एक्चुअल इसका लेवल है उसके लिए आप NMMS नेशनल मेंस का मेरिट एग्जाम के मैथ का प्लेलिस्ट अलग मैंने बनाया हुआ है, उसके क्वेश्चंस देखिए आप दोस्तों, एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। आप अलग से कहेंगे तो मैं उसको भी बना दूंगा। ठीक है, फिर है देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु निर्धारित कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? व्हाट नेम वाज द गिवन टू द प्रोग्राम डिटरमाइंड बाय फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी एट द अर्थ समिट? तो 50 का सही आंसर है एजेंडा 21। इसी क्वेश्चन से हमने स्टार्ट भी किया था, लगभग ध्यान होगा आपको, तो इसी से लेके एंड भी हुआ है, तो क्वेश्चंस बदल के इसी तरह से दोस्तों आते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब स्कूल का समय हो रहा है, नहीं तो मैं कंप्लीट करके 100 क्वेश्चन ही आगे बढ़ता जाता। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।